नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी की एग्जीक्यूटिव एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव। तृप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में सपा पर बरसी बीजेपी, कहा अखिलेश यादव की सोच मुंह में राम बगल में आतंकवादी वाली। केजरीवाल को कवि कुमार विश्वास की चुनौती, कहा हिम्मत है तो खालिस्तानियों के खिलाफ बोलकर दिखाओ, केजरीवाल ने साधी चुप्पी। उत्तर प्रदेश और पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने लगाया जोर, 20 फरवरी को पंजाब की सभी 117, यूपी की 59 सीटों पर वोटिंग। पीएम मोदी ने तालिबान के जुल्म से हिंदू सिखों को बचाया, रेस्क्यू कर लाया गया भारत, लोगों ने पीएम का जताया आभार। महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाले इमरान का पाखंड आया सामने, 8 मार्च को हिजाब दिवस मनाने की तैयारी, पाकिस्तान बन जाएगा तालिबान पार्टी। नजर डालते हैं पहली खबर पर। उत्तर प्रदेश चुनाव में अब एक नया मुद्दा आ गया है, जिस पर बीजेपी विपक्ष पर जमकर हमले कर रही है। यूपी की लड़ाई अब आतंकी और आतंक पर गर्मा गई है। 2008 अहमदाबाद ब्लास्ट पर जहां कोर्ट का फैसला आया है, वहीं अब बीजेपी ने दोषियों का समाजवादी कनेक्शन निकाल लिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा पर बरसते दिखाई दिए। अनुराग ठाकुर बोले कि आतंकवाद पर बीजेपी की जीरो टॉलरेंस नीति है, आतंकियों के तार सपा से जुड़े हैं। सपा ने आजमगढ़ को आतंकियों का गढ़ बनाया, समाजवादी के मुंह में राम बगल में आतंकी है, इनकी लाल टोपी रेड अलर्ट है। तृप्ति जी, अनुराग ठाकुर के इस बयान के क्या मायने हैं? देखिए, अनुराग ठाकुर का बयान काफ़ी अहम इसलिए हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं। बीजेपी का मुख्य मुद्दा यही रहा है समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कि ये गुंडागर्दी की पार्टी है, ये आतंक को बढ़ावा देने की पार्टी है और इनकी वजह से जो राज्य है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर क्यों बिगड़ा हुआ था, क्योंकि ये गुंडों को समर्थन देते हैं, उनको सहारा देते हैं, उनके साथ राजनीति करते हैं। अब ऐसे में जो अहमदाबाद ब्लास्ट का ये पूरा मामला जो सामने आया है, जो कोर्ट का आदेश आया है, जो सज़ा सुनाई गई है, उसमें से एक जो है मोहम्मद सैफ, वो उसके पिता जो है वो समाजवादी पार्टी के नेता के साथ उनकी तस्वीरें देखी गई हैं, उनके साथ उनके लिंक मिले हैं। तो ये सीधे सीधे जो बीजेपी ने मुद्दा उठाया है उसको कहीं ना कहीं ये इशारा करता है। दूसरी बात यहाँ पर ये सिर्फ इस मुद्दे से जुड़ी हुई नहीं है, लगातार उन्होंने जो आजमगढ़ की बात कही है वो आजमगढ़ की बात बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि आजमगढ़ का नाम पिछले आप देख लीजिए इतने सालों में, चाहे वो आप बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट का मामला देख लीजिए या फिर आप जितने भी आतंकी घटनाएं होती हैं और उत्तर प्रदेश का अगर कोई वहाँ पे नाम आता है तो आजमगढ़ का नाम ज़रूर आता है। अबू सलेम वहाँ से है और किस तरह से वो डॉन बन गया वहाँ से निकल कर। तो ये जो चीज़ें हैं कि आजमगढ़ में एक तरह से गढ़ बनाया गया है आतंकियों को पनपाने का, तो इसलिए उन्होंने स्पेसिफिकली आजमगढ़ को टारगेट किया है। रही बात अगर समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी का इतिहास भी इसी तरह का रहा है, क्योंकि ये उन्होंने अनुराग ठाकुर ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला है कि 2012 में भी इन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि आतंकियों के खिलाफ जो फैसले आए हैं उसके अगेंस्ट ये जाएंगे और इसके लिए अपील करेंगे। तो ये पुरानी आदत रही है समाजवादी पार्टी की कि वो आतंकवादियों को हमेशा सपोर्ट करती रही है और उसकी सीधी सीधी वजह ये होती है मुस्लिम तुष्टीकरण। और इससे सीधे सीधे एक इशारा ये भी जाता है कि आप ये देख लीजिए कि जो बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो भाई मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले लोग जिन आतंकियों को सहारा दे रहे हैं, जिनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनका धर्म क्या है? दो चीजें यहाँ पर एक साथ निशाना लगता है। रही बात इनका इतिहास, एक मैं आपको और बता दूं, हालांकि मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मोदी जी के ऊपर जो साजिशें रची गई थी उसमें इशरत जहां का जिक्र आया था। इशरत जहां एक लश्कर तैयबा की आतंकी थी जो कि 2004 में मुठभेड़ में मारी गई थी, जबकि साफ साफ सबूत मिल रहे थे कि वो लश्कर तैयबा की आतंकवादी। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी मुंबई में उसके घर पहुंचते हैं, हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा करते हैं, उसके लिए सिंपैथी इकट्ठा करते हैं और फिर ये दिखाते हैं कि एक मासूम को मार दिया गया, जबकि बाद में साबित हुआ कि उसके तार लश्कर तैयबा से जुड़े थे, एक सुसाइड बॉम्बर थी। तो समाजवादी पार्टी का पूरा एक इतिहास रहा है और इस बार बीजेपी जो बोल रही है कि हाँ उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है आतंकवाद को लेकर, तो वो पुरानी चीजें याद दिलाती है लोगों को और बताना
चाहती है कि इनका आप इतिहास देखिए, उसे मत भूलिए, उसके बाद आप आज का फैसला कीजिए। और यूपी की राजनीति में ये फैसला जनता का काफी अहम हो जाएगा, क्योंकि इसी से अभी समझ में आएगा, ये चुनाव चल रहे हैं, कि जनता क्या फैसला लेती है। और इसलिए उनको पता होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी का इतिहास आतंकवादियों के साथ किस तरह का रहा है और क्यों राज्य में गुंडागर्दी बढ़ जाती है। यानी कि लाल टोपी को रेड अलर्ट बताकर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की जनता को भी समाजवादी पार्टी से अलर्ट कर दिया है। अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां कुमार विश्वास बनाम अरविंद केजरीवाल की जुबानी जंग जारी है। दोनों तरफ से जवाबी हमले हो रहे हैं। जहां विश्वास के केजरीवाल के खालिस्तान समर्थक होने का आरोप लगाने पर दिल्ली के सीएम ने पलटवार किया, वहीं विश्वास ने उस पर फिर कई सवाल दागे हैं। एक इंटरव्यू में कुमार विश्वास ने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर संस्थापक रहा हूं और देश को तोड़ने वाली किसी भी चीज के खिलाफ खून की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा। केजरीवाल बस ये कह दे कि मैं खालिस्तान के खिलाफ लड़ूंगा। उन्होंने केजरीवाल को लेकर कहा कि उन्हें यह कहने में क्या दिक्कत है कि वे खालिस्तान के खिलाफ हैं। तृप्ति जी, लगातार कुमार विश्वास केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं, उन पर हमले कर रहे हैं, लेकिन फिर भी केजरीवाल चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? केजरीवाल चुप कहाँ है? केजरीवाल तो बोल रहे हैं ना कि वो एक स्वीट आतंकवादी हैं। तो उनकी स्वीटनेस जो है ना, वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी के लिए डायबिटीज़ बन जाएगी। उन्होंने जो बात कही है कुमार विश्वास ने, कि वो जवाब दें, एक बार बोल दें कि हाँ वो खालिस्तान को समर्थन नहीं देते हैं, वो खालिस्तान को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन आप ये देखिए, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे आम आदमी पार्टी का कोई प्रवक्ता हो, उनमें से कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि हाँ हम खालिस्तान के खिलाफ हैं या हम खालिस्तान का विरोध करते हैं, हम खालिस्तान को मिटाना चाहते हैं। वो यह बोल रहे हैं कि भाई हम तो ये मुद्दे को भटकाया जा रहा है, ये एक साजिश रची जा रही है, सब मिल गए हैं जी, जो कि एक पुरानी आदत है। अच्छा, केजरीवाल को क्या है ना, अब उनको उन्हीं की दवाई पिलाई जा रही है, जैसे कि केजरीवाल की शुरू से आदत रही है। उनकी तो राजनीति इसी से शुरू हुई है कि एक पे आरोप लगा दो, दूसरे पे आरोप लगा दो, सबूत कभी मत दो। अब क्या है, जब उनके ऊपर आरोप लगे तो अब वो सबूत मांग रहे हैं। तो पूरी तरह से केजरीवाल और उनकी पॉलिटिक्स इस पूरे मुद्दे को लेकर एक्सपोज हो रही है। वो चुप इसलिए हैं क्योंकि अब पोलिंग होने वाली है, कल पोलिंग हो जाएगी, उसके बाद वो जरूर बोलेंगे, क्योंकि उसके बाद जो भी बोलेंगे उसका असर जो है ना नतीजों पे पड़ना नहीं है, क्योंकि एक बार वोट डल गए उसके बाद तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो केजरीवाल यहाँ पर भी बहुत चालाकी से खेल रहे हैं, लेकिन उनकी ये चालाकी जो है ना देश भर के सामने उन्हें एक्सपोज कर रही है, क्योंकि आपकी खामोशी ये बताती है कि आप स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। वरना अब दिन भर आप ट्वीट करते हैं, दिन भर आप 50 बातें बोलते हैं, कभी किसी को, और फिर आप ये नहीं लिख सकते कि हाँ मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं कि जो कुमार विश्वास बोल रहे हैं मैं खालिस्तान के खिलाफ हूं। आखिर ये बात बोलने से क्यों बच रहे हैं, ये देश की जनता को भी सोचना चाहिए, दिल्ली की जनता को भी सोचना चाहिए, जिन्होंने केजरीवाल को बहुमत से जिताया है, कि आपने किस आदमी को जिताया है, उसकी मंशाएं क्या हैं। यहां पर पुलिस उनके हाथ में नहीं है। पंजाब जैसे राज्य में अगर आम आदमी पार्टी जीत गई और अगर यही इरादे हैं जो कुमार विश्वास बोल रहे हैं कि वो खालिस्तान का समर्थन करते हैं और अगर एक अलग देश बनाने की कोशिश करते हैं या उसमें साथ देते हैं, तो ये देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा सवाल है। इसको वो हल्के में कह के बोलते हैं कि ये तो कॉमेडी हो गई। कॉमेडी तो आप कर रहे हैं देश के साथ कि आप जवाब नहीं दे रहे, तो आप पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। और केजरीवाल चाहे कितना भी चुप हो जाएं या इस बात को गोलमोल करके घुमाने की कोशिश करें, जो कि उनकी आदत रही है, वो जो है इस सवाल से बच नहीं पाएंगे। ये चीज उनको बुरी तरह से आगे चल के आम आदमी पार्टी की राजनीति को प्रभावित करेगी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा बड़ा मुद्दा दे दिया है जो लंबे समय तक उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। और जो उन्होंने ये भी कहा था कि भाई अगर ऐसा है तो सुरक्षा एजेंसियों ने मुझे छोड़ क्यों रखा है, रॉ क्या कर रही थी। तो भाई अब एक लिखित कंप्लेंट जा चुकी है, वो भी पंजाब के सीएम की तरफ से। अमित शाह ने साफ साफ बोल दिया है कि हम इसको गंभीरता से ले रहे हैं और जांच करेंगे। और ये आप तय मानिए कि अगर जांच में जिस तरह से कुमार विश्वास दावे के साथ ये आरोप लगा रहे हैं कि इनके खालिस्तानी कनेक्शन रहे हैं, अगर ये साबित हो जाता है, सारे सबूत मिल जाते हैं, तो पंजाब तो छोड़िए दिल्ली भी अरविंद केजरीवाल के हाथ से बहुत ही आसानी से निकल जाएगी और जनता की नजरों में वो इतने ज्यादा गिरेंगे कि दोबारा उठ के खड़े नहीं हो पाएंगे। यानी कि जिस तरह से खालिस्तान समर्थक होने पर अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साधी हुई है, उससे पंजाब में आम आदमी पार्टी के मंसूबे साफ दिखाई दे रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान में जुल्मों का शिकार होकर पिछले वर्ष भारत आए हिंदू और सिख
सिख समुदाय के लोगों के दल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने बुरे वक्त में भारतीय मूल के अफगानी नागरिकों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दूं कि बीते साल भारतीय जासूस समझकर इनका अफगानिस्तान में अपहरण कर लिया गया था। इन लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हाल फिलहाल अफगानिस्तान से भारत लाया गया है। वहीं मोदी सरकार ने यूक्रेन में फंसे छात्रों के भारत वापस आने का रास्ता भी साफ कर दिया है। यूक्रेन से भारत की उड़ानों को अब मंजूरी मिल गई है। तृप्ति जी, किस तरह से अफगानिस्तान में सिख हिंदू जो फंसे हुए थे उनका रेस्क्यू किया गया और उन्हें भारत वापस लाया गया? देखिए, उनको रेस्क्यू किया था, भारत की तरफ से ये पहल की गई थी। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि पंजाब में पोलिंग होने के ठीक पहले आज मिले हैं ये सिख अफगानी, वहां पर जाकर मिले हैं और हिंदू मिले हैं जिनको रेस्क्यू कराया गया था। कल सारे सिख संत समाज के लोग प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए गए थे। तो ये एक बहुत कड़ा संदेश पंजाब की तरफ जाता है और ये पीएम मोदी की राजनीति का भी एक हिस्सा बोल सकते हैं। हालांकि ये दोनों जो मुलाकातें हैं इन्हें गैर सियासी कहा गया है कि इसमें राजनीतिक कुछ नहीं है, लेकिन किसी भी राजनेता के जीवन में कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो राजनीतिक ना हो। जहां तक पीएम मोदी का सवाल है, तो कल जिस तरह से सिख गुरु मिले थे, उनसे 1947 की उन्होंने बात की थी कि भारत देश जो 1947 में थोड़ी आज़ाद हुआ है, हमारे सिख गुरुओं ने तो कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो ये याद दिलाने की कोशिश की गई कि भारत का सिख समाज हिंदू समाज के साथ मिलकर मुगलों तक से लड़ा था और 47 के बाद क्या क्या हुआ है उनके साथ, इसको भी उन्होंने बातचीत के जरिए, जिस तरह की बातें आप जाके अगर वीडियो को देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र किया कि किस तरह इमरजेंसी के दौरान प्रधानमंत्री जो है वो सिख बन के सिख के भेष में घूमते थे अंडरग्राउंड होने के दौरान। तो उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की, उन्होंने 84 के सिखों के दंगों की बात अब इसके बाद उठने लगी है। यानी उन्होंने वो चीजें उठाई हैं जो सिखों को ये याद दिलाती हैं कि आपका एसोसिएशन भारतीय परंपरा और हिंदुओं के साथ क्या है। और दूसरी तरफ उन्होंने निशाना साध दिया कि कांग्रेस की सरकार के दौरान सिखों के साथ क्या क्या हुआ। अब रही बात जो आज अफगान सिखों से और हिंदुओं से जो मिले हैं, उसमें सीधा सीधा उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जब सिखों पर संकट आया था तो भारत सरकार थी जो वहां पहुंचकर उनको रेस्क्यू करा कर लाई। ना सिर्फ उनको रेस्क्यू कराया बल्कि उनके पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां जो हैं उन्हें भी सहेज कर अफगानिस्तान से यहां लाया गया, जो कि सिखों के लिए बहुत अहम भूमिका निभाती हैं उनके रिलीजन में। तो प्रधानमंत्री मोदी की ये मुलाकात उन सिखों को सीधे सीधे ये संदेश है, पंजाब के लोगों को ये संदेश है कि आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि आपके लिए किसने क्या किया है, ताकि उन्हें ये पता रहे कि भाई जब आप वोट देने जा रहे हो तो ये बात ध्यान रहे। अब इसमें वोट कितने मिलते हैं ये तो नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी को वोट कितने मिलेंगे। साथ ही उन्होंने उन लोगों को बुलाया है जिन्हें सीएए के तहत नागरिकता मिली है, उन सिखों को। तो ये तमाचा है उन लोगों के लिए भी जो सीएए के नाम पर ये भ्रम फैला रहे थे कि ये मुस्लिम विरोधी है। उनको ये दिखाया गया कि किस तरह के प्रताड़ित लोग, वो लोग जिन्हें अपहरण कर लिया गया था, जिनका धर्मांतरण किया जा रहा था, जिन्हें जबरन मुस्लिम बनने के लिए कहा जा रहा था, उनको बचा के यहां लाया गया था। जिनको वहां पर जीने नहीं दे रहे थे, जिनके परिवार वालों को मार दिया था, उनको यहां पर बचा कर लाया गया और उनके पास कोई और आश्रय नहीं है, इसलिए भारत ने उन्हें सीएए के तहत नागरिकता दी। तो ये सीधा सीधा एक करारा जवाब है उन लोगों के लिए भी जो सीएए के विरोध में बातें करते हैं। यानी कि जिस तरह से अफगान हिंदू सिखों का रेस्क्यू किया गया है, उससे पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया कि मुश्किल वक्त में भारत सरकार भारत के किसी भी नागरिक को अकेला नहीं छोड़ेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लिए और पंजाब में सभी 117 विधानसभा सीटों के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। प्रचार के आखिरी दिन तमाम दिग्गज नेताओं ने धुआंधार प्रचार किया। अब 20 फरवरी को यूपी में तीसरे चरण के लिए 59 सीटों पर और पंजाब में 117 सीटों के लिए वोटिंग होगी। यूपी में तीसरे चरण के अंदर 16 जिलों के अंदर मतदान होगा। अखिलेश यादव तीसरे चरण के चुनाव में पहली बार करहल सीट से उम्मीदवार हैं, जहां से बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारा है। तृप्ति जी, जिस तरह से अब कल मतदान होने वाले हैं, तो क्या कुछ स्थिति अब देखने को मिल रही है? देखिए, ये जो यूपी की अगर हम बात करें तो भाई इस बार यादव लैंड में वोटिंग होनी है। यादव लैंड जहां पर कि यादव परिवार का, मुलायम सिंह का, इनका गढ़ रहा है। करहल हो, मैनपुरी हो, ये इनका गढ़ है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अखिलेश यादव जो कि बहुत तेजी से उभरते हुए दिख रहे हैं, जिनके लिए बोला जा रहा है कि सीधी सीधी टक्कर दे रहे हैं, वो यहाँ पर ये ना भूलें कि भाई पिछले चुनाव में जब 2017 में चुनाव हुए थे तो वो हारे क्यों थे? वो हारे थे अपने पारिवारिक विवादों की वजह से। वो हारे थे अपने पिता के साथ हुए जो उनके
टकराव चल रहा था उसकी वजह से, अपने चाचा के साथ जो उनकी बातें चल रही थी, लड़ाइयां चल रही थी, उसकी वजह से हारे थे। लोगों का ये विश्वास उठ गया था कि भाई नेताजी की एक अलग भूमिका है। मुलायम सिंह यादव जो है उन्होंने ही उस पार्टी को खड़ा किया है और उनका बेटा आकर इस तरह की हरकतें कर रहा है, उनका एक तरह से अपमान कर रहा है, जो कि हमने 2017 में देखा था कि स्टेज पे क्या क्या हुआ था, वो चीजें लोग भूले नहीं थे और उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा था 2017 में। अब इस बार उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि भाई शिवपाल चाचा को वो साथ में ले आए कि हम सब साथ साथ हैं। मुलायम सिंह से भी उन्होंने कहा कि हम बात करें, वो भी नेताजी भी साथ हैं। लेकिन तस्वीर जो है ना, जो वोटर होता है, जो यादव वोटर है, जो कि मुलायम सिंह यादव की वजह से जुड़ा है समाजवादी पार्टी से, वो ये देख रहा है कि पूरे प्रचार में आपने कहीं मुलायम सिंह यादव को नहीं बुलाया। आपने बुलाया कब? करहल में, जब आपको प्रचार करना था। आपने अपने शिवपाल चाचा को बुला तो लिया, लेकिन 100 सीटों पर बात हुई थी, आपने सिर्फ 1 सीट दी। तो ये जो यादव वोटर है वो भी ये देख रहा है कि ये सिर्फ हाथी के दांत है, जो खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। अखिलेश यादव जिस तरह से पारिवारिक एकता की बातें कर रहे हैं, वो एकता अभी भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो करहल में प्रचार करते समय मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे को एक तरह से बेइज्जत कर दिया। उन्होंने कहा कि आप है ना प्रत्याशी को वोट दे जो भी यहां से लड़ रहा हो। क्या मुलायम सिंह यादव को नहीं पता था वो किसका प्रचार करने आए हैं? सीधी सी बात है, वो अपने बेटे का ही नाम लेने से हिचकिचा रहे हैं, जिससे साफ है कि मुलायम सिंह यादव के परिवार में सब कुछ स्थितियां ठीक नहीं है और हो सकता है इसका खामियाजा इस बार भी अखिलेश यादव को भुगतना पड़े। हालांकि जिस तरह से यादवों के वोट की वो गारंटी देते हैं, तो ये लग तो रहा है उन्हें ये विश्वास है कि इस बार जो है परिस्थितियां बदलेंगी। पर वहीं पर अगर हम बात करें, जो उनके प्रत्याशी बीजेपी के खड़े हुए हैं, बघेल जो हैं, उनकी अगर हम बात करें, एसपी सिंह बघेल जो है वो पीएसओ रह चुके हैं मुलायम सिंह यादव के। उन्होंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है वो कल्याण सिंह वाली स्ट्रैटेजी है। यानी ठीक है, यादव वोट आपके हैं, लेकिन उसके अलावा वहां पर जो बघेल वोटर हैं, जिनकी संख्या काफी ज्यादा है, शाक के हैं, पिछड़ी जातियां हैं, उनको इन्होंने एक कर लिया है। और जिस तरह का वहां पे माहौल दिखाया गया कि भाई अगर ये एक हो गए तो तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, वो एक करने की कोशिश की। तो ये बड़ी दिलचस्प लड़ाई है। वहीं अगर पंजाब की बात करें, तो पंजाब का चुनाव इस बार सबसे ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दावे भले आम आदमी पार्टी करे, चाहे कांग्रेस पार्टी करे, चाहे अकाली दल करे, इनके जितने भी दावे हों, लेकिन वोटर वहां पर अभी तक ये साफ नहीं बताता है कि वो किसको वोट देने वाला है। और ठीक पोलिंग से 2 दिन पहले ये जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं केजरीवाल, इनका जो खालिस्तानी कनेक्शन निकल कर आया है, इसका असर कितना होता है ये आम आदमी पार्टी को देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका नुकसान होगा, ये कयास तो लगाए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के आंतरिक कलह ने जो है पंजाब के वोटर को उससे दूर कर दिया है। रही बात बची अकाली दल, तो बात यही है कि अब पंजाब का वोटर करता क्या है, क्या वाकई किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कल तय हो जाएगा। यानी कि 20 फरवरी को होने वाले मतदान में दोनों ही राज्यों में जनता किसे चुनती है, ये देखना अब दिलचस्प होगा। वहीं पाकिस्तान एक तरफ लगातार भारत में चल रहे हिजाब विवाद को भड़काने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान में 8 मार्च को हिजाब दिवस के रूप में मनाने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री इमरान खान को पत्र लिखकर यह मांग की है कि भारत में मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध की तरफ दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए 8 मार्च को प्रस्तावित औरत मार्च को बैन किया जाए और उसकी जगह हिजाब दिवस मनाया जाए। 8 मार्च को देश में हिजाब दिवस मनाकर भारत की मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव पर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया जाए। इस पर विपक्षी पार्टी की सांसद शेही रहमान ने इमरान सरकार को जमकर लताड़ लगाई है। तृप्ति जी, एक तरफ तो पाकिस्तान भारत में हिजाब विवाद को लेकर उसे भड़काने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान में महिलाओं के अधिकारों को दबाने में लगा है। बिल्कुल, इसलिए पाकिस्तान के लिए इस समय ये बोलना बिल्कुल ठीक है कि भाई हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। पाकिस्तान जो है ना, हिजाब विवाद में और हिजाब के समर्थन में, जो भारत में चल रहा है हिजाब विवाद, उसके समर्थन में कूद के जिस तरह से दिख रहा था और अब जो उनके यहाँ ये विवाद चल रहा है कि हिजाब डे मनाया जाएगा, उससे ये तो साबित हो गया कि आप है ना, भेड़िया अगर शेर की खाल पहन लेगा तो वो शेर नहीं बन जाएगा, आप अंदर से भेड़िए ही हैं। आप जिस तरह की बातें औरतों के लिए कर रहे हैं, उनकी यहाँ पर हिजाब उनकी चॉइस का मामला है, अब ये उसी चाल में खुद फंस गए। जिस तरह से इन्होंने भारत के विवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की थी, आज पाकिस्तानी चैनलों पे आप जाके देखिए, न्यूज़ चैनलों पे पूरी बहस का मुद्दा यही है कि ये जो सरकार है, इमरान सरकार, इस तरह का अगर ये इनके सामने प्रस्ताव रखा गया है तो ये औरतों की आज़ादी छीन रहे हैं। वो औरतें वहाँ की ये बोल रही है, भाई आप जब वहाँ पे हिजाब को समर्थन दे रहे हो तो हम नहीं पहनना चाहते, हमारी चॉइस है, तो आप हम पे ये कैसे जबरन लागू कर सकते हो। तो पूरा जो पाकिस्तान है वहाँ पर इस समय, वहाँ पे सबसे बड़ी चर्चा इसी बात पे बनी हुई है कि क्या ये हिजाब डे हो जाएगा।
बेसिकली औरत मार्च होता क्या है मैं आपको बता देती हूँ कि पाकिस्तान में 2018 में ये शुरू हुआ था कि वहाँ की औरतों ने अपने आर्थिक सामाजिक अधिकारों को लेकर शुरू किया था। लेकिन सबसे जो अहम बात है पाकिस्तान में जो महिलाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है वह डोमेस्टिक वायलेंस का है। और जो ये औरत मार्च शुरू हुआ था इसमें कई महिलाएं थी जो डोमेस्टिक वायलेंस से परेशान थी और इन्होंने अपनी आवाजें उठानी वहां शुरू की थी। कई इस तरह के स्लोगन्स वहां पर उठाए गए थे जिसमें उन्होंने इस तरह की बातें लिखी थी, हम कोई बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है, या हमें मर्दों से इस तरह से आज़ादी चाहिए। तो इतना बुरा लग गया था कि मामला वहां कोर्ट में चला गया था और इनको इस तरह के स्लोगन्स लगाने से मना किया गया। यानी ये अपने आप को लोकतंत्र बोलते हैं और ये भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं। वहां पे महिलाओं की आवाज दबा दी गई। वो औरतें आज ये कह रही हैं कि हम क्यों हिजाब डे मनाएं। आज यहाँ वहां ये मुद्दा चलने लगा है कि भाई औरत मार्च को आप हिजाब मार्च या हिजाब डे क्यों बना रहे हो, जब हम मजबूरी में हिजाब क्यों पहने। जब आप भारत की औरतों को बोल रहे हो कि वो अपनी मर्जी से पहन सकती है तो हम अपनी मर्जी से उतार क्यों नहीं सकते। तो पाकिस्तान पूरी तरह से यहाँ पर एक्सपोज हो जाएगा दुनिया के सामने कि दूसरे देश के लिए, खासतौर से भारत के लिए जो वो बातें कर रहा है वो सिर्फ एक हिपोक्रेसी है, उसका दोगलापन है। यहाँ पे एक चीज और जो पाकिस्तानी मीडिया में बहुत तेजी से उठ रही है वो ये उठ रही है कि ये पूरा मुद्दा जो है इसको लाया ही इसलिए गया है क्योंकि इमरान खान की सरकार इस समय खतरे में है और ये कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है उनके लिए लो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आने वाला है। और इस मामले को दबाने के लिए और जिस तरह की परिस्थितियां बनी है और इमरान खान की जो इमेज बनी हुई है वहां की जनता के सामने, वो साफ है कि इमरान खान की सत्ता जा सकती है। तो इसी चीज को हटाने के लिए कि लो कॉन्फिडेंस मोशन ना लाया जाए, मुद्दा हटा दिया जाए, तो ये भी कहा जा रहा है कि हिजाब डे का मामला सामने लाकर उस बात को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह है कि ये जो प्रस्ताव दे दिया वहां के धार्मिक मामलों के मंत्री ने, उस पर इमरान खान क्या फैसला लेते हैं। अगर वो हिजाब डे मनाने की परमिशन दे देते कि अब 8 मार्च को हिजाब डे मनाया जाएगा तो ये दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएंगे कि हिजाब को लेकर जिस तरह की बातें करते हैं ये एक नंबर के दोगले, ये महिलाओं की मानवाधिकारों की या महिलाओं की अधिकारों की बातें नहीं करते हैं, ये अपने जो डिसीजंस है वो थोपते हैं और अपने देश की महिलाओं की जो रक्षा नहीं कर सकता, उनके अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता, उसे दूसरे देश में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि जिस तरह की मांगे अब पाकिस्तान में उठ रही हैं उसके बाद इस्लाम पर इमरान खान का पाखंड सामने आ गया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।